शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसी बीच पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट की स्थिति बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के संभावित दौरे को लेकर पाकिस्तान में सुरक्षा इंतजामों को और सख्त कर दिया गया है। तो पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के शीर्ष अधिकारी इस्लामाबाद में एक साथ आ सकते हैं, जहां संघर्ष विराम की शर्तों पर अहम बातचीत हो सकती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद वार्ता में ईरान की भागीदारी की गारंटी दी है। हालांकि अमेरिका की ओर से इस पूरे मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और इसी बीच एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जेडी वेंस सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान यात्रा को लेकर सतर्क है, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस्लामाबाद कूटनीति का नया केंद्र बनने जा रहा है या फिर ये सिर्फ कयासों की राजनीति है। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो डिफेंस और विदेश मामलों पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 10 अप्रैल वो तारीख तय की गई थी जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका दोनों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचने वाले थे और महत्वपूर्ण मीटिंग यहां पर होने वाली थी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि खबर क्या है। इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता होने वाली थी, कौन कौन उसमें शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाला था। तो चलिए आपको बताते हैं, अमेरिका से जेडी वेंस टीम को लीड कर रहे थे। उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, साथ ही उनके साथ जेरेड कुशनर ये भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इसके बाद आते हैं स्टीव विटकॉफ, ये भी उनकी टीम में शामिल थे और ये तीनों अमेरिका से यहां पर पहुंचने वाले थे इस मीटिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, ईरान से अब्बास अरागची विदेश मंत्री है, वो इस मीटिंग में शामिल होने वाले थे और पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा था। तो अब सभी को इंतजार इस बात का है कि कब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हालांकि चर्चा लगातार यही हो रही है कि सुरक्षा कारणों के चलते अभी कुछ भी तय नहीं माना जा रहा। अमेरिका की मांग क्या है, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है, उसे लेकर विवाद है। ईरान का रुख है कि संवर्धन हमारा अधिकार है, सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, लेकिन अमेरिका चाहता है कि पूरी तरीके से यूरेनियम संवर्धन को बंद किया जाए। प्रतिबंधों पर टकराव, ईरान चाहता है कि आर्थिक पाबंदियां जो है उन्हें पूर्णतः हटा दिया जाए। साथ ही अमेरिका की शर्त है कि पहले परमाणु गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लगाया जाएगा। भरोसे का संकट, दोनों पक्ष एक दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिका ने मांग की है कि ईरान पूरी तरीके से यूरेनियम संवर्धन बंद कर दे, लेकिन ईरान की तरफ से रुख साफ है, वो किसी भी तरीके से यहां पर समझौता करता हुआ नहीं नजर आएगा। तो चलिए, अमेरिका दबाव में क्यों है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बड़ा टेंशन बन चुका है, यहां पर वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए यहां पर अमेरिका दबाव में है। ग्लोबल क्रूड मार्केट में उथल पुथल का डर है अमेरिका को। साथ ही मिडिल ईस्ट में नया सैन्य टकराव टालने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए भी अमेरिका पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखना अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट बड़ा टेंशन पॉइंट है अमेरिका के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तमाम जो देश हैं उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था और लगातार तेल गैस के जो दाम हैं उनमें उछाल देखने को मिल रहा था और इसीलिए ये जो अमेरिका के लिए एक टेंशन का पॉइंट बन गया था, दबाव लगातार बन रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। शांति वार्ता से पहले मुश्तबा खamenei का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम ना पहले युद्ध चाहते थे और ना ही अब युद्ध चाहते हैं। ईरान पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मुश्तबा ने कहा कि हम अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। तो ईरान के सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खamenei। वार्ता से पहले उनका ये बड़ा बयान सामने आया कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, मुश्तबा खamenei ने कहा है। तो शांति वार्ता से पहले मुश्तबा खamenei का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। हम ना पहले युद्ध चाहते थे और ना ही अब युद्ध चाहते हैं। तो ईरान पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो मुश्तबा खamenei का ये बयान सामने आया है। तो शांति वार्ता से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो ईरान पर हमले करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, मुश्तबा खamenei का ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान में जो वार्ता हो रही है उससे पहले उनका ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। हम पहले युद्ध नहीं चाहते थे और ना ही अब चाहते हैं।
चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, पाकिस्तान मामलों के जानकार अली अशरफ रत्ता हमारे साथ जुड़ गए। अली अशरफ जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहला सवाल ये कि इस्लामाबाद में आज बड़ी बैठक होने वाली थी सर, ईरान अमेरिका के बीच जो सीज फायर हुआ उसे लेकर तमाम शर्तों पर ये बात होने वाली थी। पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है, लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि सुरक्षा कारणों के चलते अमेरिका से कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ नहीं पहुंच रहा है। शुक्रिया आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। एक्चुअली देखिए, जो भी प्लान्स हैं वो अमेरिका ने, जो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव इस मुद्दे के लिए या इस जो निगोशिएशंस हैं उसके लिए जो भी उन्होंने अपनी टीम सेट की है, तो डेफिनेटली वो टीम जो है पिछली रात को पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और अगर उनके वाइस प्रेसिडेंट नहीं आना चाहते हैं, जो भी उनकी रीजंस हैं, तो उसको हम नहीं कह सकते कि वो आप भेजिए या कोई भी और आए। तो ये यूएस ने खुद डिसाइड करना है कि उसने किसको भेजना है और निगोशिएशन में कौन उनकी तरफ से पार्टिसिपेट करेगा। तो जो उन्होंने टीम अभी तक डिसाइड की थी वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और बैठक जो है वो हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि लगातार पाकिस्तान में भी ये चीज़ देखने को मिल रही थी, इससे पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि यूएस की तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है उसके विरोध में है पाकिस्तान की जनता और मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा था, क्या वो बड़ी वजह है इसके पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, और यूएस का पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। एक्चुअल में यूएस जो है वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है पाकिस्तान के साथ काम कर रहा था। और अगर इसको हम रियल सेंस में देखें तो यूएस बेसिकली एक फेस सेविंग चाह रहा था। उसने इस जंग के अंदर जो है वो बहुत कुछ खोया है, उसने अपना भरम खो दिया है, तो उसको एक फेस सेविंग चाहिए थी। और वो फेस सेविंग का एक जो आसान रास्ता है उसको वो पाकिस्तान नजर आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसका एक स्ट्रेटेजिक अलाई है और 80 इयर्स का जो है हमारा उनके साथ रिलेशन है और उनको हमारे ऊपर जो है ट्रस्ट है कि हम जो है ईरान को मेज़ पर ला सकते हैं। और डेफिनेटली उसके चलते फिर हमने वो जो है जो भी उनको फेस सेविंग चाहिए थी, एक्चुअल में पाकिस्तान का रोल तो एज अ पीस मेकर दुनिया के अंदर जो है वो समझने के एक्सेप्ट किया गया है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। इवन कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसको वेलकम किया है कि एटलीस्ट इससे जो है वो पीस होगा रीजन के अंदर। और समझ लीजिए कि आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब रही थी या आपके मुल्क के अंदर जो लोगों के एलपीजी ना मिलने की वजह से चूल्हे ठंडे थे, वो एटलीस्ट वो भी जो एड्रेस हो जाएंगे इससे। तो पाकिस्तान का रोल जो है इसके अंदर वो बहुत पॉजिटिव रहा है और मेरा ख्याल है कि हमें सबको अच्छी होप होनी चाहिए कि जो भी ये बैठक हो रही है उसके अच्छे नतायज निकलें। ये हमारे रीजन के लिए और इस दुनिया के पीस के लिए ये बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान ने यहाँ पर पीस मेकर का काम किया है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। वार्ता से पहले इजराइल पाकिस्तान में टकराव नजर आ रहा है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल सख्त नजर आ रहा है। इजराइल के विनाश की बात करना निंदनीय है। इजराइल को मिटाने वाला बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पाक के मध्यस्थ की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल सख्त नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। तो इजराइल के विनाश की बात करना निंदनीय है और ये पलटवार यहां पर इजराइल की तरफ से आया है। तो चलिए विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर मनन द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है, जेडी वेंस जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं वार्ता के लिए। आज ये बड़ा दिन माना जा रहा था इस्लामाबाद में जो वार्ता होने वाली थी, क्या इसके पीछे कारण आपको लगता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि किसी तरीके से वॉर को सॉल्व किया जा रहा है, पर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जो वॉर एम्स थे, मतलब वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, युद्ध के जो नियमन थे, जो एक्सपेक्टेशंस थी, लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, पॉपुलर ओपिनियन जो अमेरिका में है उसकी बात नहीं कर रहा, पर ये वॉर एम्स वहां पर ये थे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस रिलीजेस में आए कि हम लोग कि वहां पर रिजीम चेंज किया जाए। ठीक है, खोमेनी साहब को खत्म कर दिया और उसकी जगह मोस्तफा खोमेनी आए, पर जो रिजीम है खोमेनी की, जो वहां पे जियोलेटरी की जो इमेज है, जो रिजीम है, उसको अमेरिका नहीं बदल पाया। और ये ट्रंप ने कई बार बोला, प्रेसिडेंट साहब ने, कि हमको रिजीम बदलनी है और हम प्रो पीपल, प्रो पीस और सेकुलर रिजीम वहां पर लाएंगे। पर अमेरिका और इजराइल
ऐसा करने में पूरी तरीके से असफल हुए। दूसरा एम उनका था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जैसे कॉम हुआ, इस्फहान हुआ, फोर्दो हुआ, नतांज हुआ, इन सबको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए, या ईरान अपने आप को डीलिंक करे यूरेनियम 235 के एनरिचमेंट से। ये एम भी पूरा हुआ है नहीं हुआ, ये फॉग ऑफ वॉर के कारण अनक्लियर है। जबकि अमेरिका का एक क्लेम है कि पूरी तरीके से हमने ये 4-5 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। तो एक बात तो ये। तीसरी बात है कि जो प्रॉक्सी वॉर है वो ईरान बहुत वर्षों से 1978-80 के बाद से अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहा है। और अगर हम ग्लोबल आतंकवाद की बात करें, ग्लोबल टेररिज्म की बात करें, तो जॉर्ज बुश ने इस टर्म को इजाद किया था। वो था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर 2003 में, जब ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम सद्दाम हुसैन के खिलाफ चलाया गया था। तो कहने का मतलब है वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो या हुतीज हो या शिट्टी मिलिशियाज हो इराक, सीरिया और टर्की में, इन सबको ईरान डायरेक्टली सपोर्ट करता है, ओपनली फंडिंग करता है, इनको इक्विप करता है, आर्मामेंट्स देता है और इनको ट्रेनिंग देता है। जी जी। जिसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन का जिसका कहीं ना कहीं सिनेरियो ब्रेक होता है कश्मीर में और पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। तो मुझे लगता है कि अमेरिका जो सीज फायर की बात, जो सीजफायर हो गया है 10-15 दिन का, तो वो बहुत जल्दी किया है। मैं कोई वॉर मॉन्गर नहीं हूं, मैं किसी रिलीजन, मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं धर्म युद्ध की तरह ईरान और अमेरिका का एपिक फ्यूरी नहीं देखता हूं, बिल्कुल नहीं देखता हूं। पर मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से वहां की आतताई रिजीम को हटाने का डिक्लेरेशन दिया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो सीज फायर कराया गया है, ये सीज फायर बहुत प्रीमेच्योर है। पर एक आंकलन ये भी हो सकता है कि ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पॉज है, सामरिक पॉज है, सामरिक रोक है, और आगे चलकर युद्ध चलेगा। और जैसा हमने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जो हो रहा है, जो इजराइल हिजबुल्लाह का जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है सीज फायर के बाद भी, तो उससे ये बात साफ हो जाती है कि सीज फायर हो या नहीं हो, वहां पर युद्ध की विभीषिका चलती रहेगी। मैं ये कहना चाहूँ। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करूंगी, उसके बाद मैं दोबारा लौटूंगी आप लोग के पास। इजराइल का लेबनान पर भीषण अटैक देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड को तबाह किया गया है। तो शांति वार्ता के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की तरफ से लेबनान पर लगातार हमले जारी है। भीषण अटैक इजराइल की तरफ से लेबनान पर किया गया है। हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड तबाह किए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड्स को तबाह किया गया। लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी और भीषण अटैक लेबनान पर जारी है। अली अशरफ जी, इस बीच में आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है आपको अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही थी उस दौरान, तो क्या ये पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज को इफेक्ट कर सकता है या डैमेज कर सकता है? साथ ही हालांकि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, और अगर इसका रीजन जो इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर्स है उनको माना जाए तो ये अगर तो आपकी ख्वाहिश है या आपकी कंट्री की ख्वाहिश है तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक्चुअल में तो ये जो जितना भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान का जो रोल है इसके अंदर, उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बड़ा हो गया है। आपका इसके मैं अगर एग्जांपल दूं आपके अपने ही लीडर्स की, तो उनको देख लीजिए कि उनका क्या कहना है आपके इंडिया के रोल के बारे में। इवन कि आज बीबीसी में या गार्डियंस में जो स्टोरीज छपी हैं, उसके अंदर भी जो है इंडिया को एक्चुअल में जो है वो आईना दिखाया गया है कि इंडिया चाहता था पाकिस्तान को तनहा करना ग्लोबल जो स्टेज है उसके ऊपर, बट हुआ इसके अपोजिट है। इंडिया जो है वो तनहा हो गया, अकेला नजर आ रहा है, उसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। तो इसमें अगर दो चीजें हैं, नहीं, इंडिया का रोल तो नहीं अली अशरफ जी, ये इस बात में कोई दो राय नहीं, और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर रहा कि यहाँ पर मध्यस्थता कराने की जो काम है वो पाकिस्तान ने किया है। लेकिन अगर जब वो एग्जीक्यूशन की बात आ रही है, जब मीटिंग की बात आ रही है, तब वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्यों नहीं आगे बढ़ा फिर?
नहीं, वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस आप कैसे कह रही हैं आगे नहीं बढ़ा? आगे बढ़ा है तो ही जो है वो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं अभी, हम्म। निगोशिएशन चल रही हैं जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। हम्म। इस वक्त भी बात हो रही है, तो इसका हम्म। मतलब है कि जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया था वो हम्म। बड़ा सक्सेसफुली जो है उसको जो है वो आगे बढ़ाया गया है। हम्म। इवन कि आपको कल पता होगा कि ईरानियंस जो हैं वो थोड़ा सा परेशान थे कि हो सकता है कि जब वो वहां से फ्लाइट लें इस्लामाबाद के लिए, तो इसराइल क्योंकि वो इस सारे मामले में एक शैतानी रोल का किरदार अदा कर रहा है, और वो इस सारी जो सैबोटाज करना चाहता है, ये सारी जो पीस मेकिंग की एफर्ट्स हैं इनको, ठीक तो है। वो थोड़े से परेशान थे कि हो सकता है कि वो हमारे जो एयरप्लेन है उसके ऊपर जो है अटैक करे। तो फिर हम्म। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो तेहरान से उनको स्क्वाड्रन करके इस्लामाबाद लेके आई है इन देयर सिक्योरिटी। तो आप देखिए कि पाकिस्तान का रोल कितना बड़ा हो गया है फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी। और आप दुनिया के जितने भी लीडिंग कंट्रीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, जो भी उनके लीडर्स हैं, उनके आप पाकिस्तान के लिए जो बयानात हैं वो देखिए, वो ठीक कितने है। वेलकमिंग हैं और वो कितने पाकिस्तान के इमेज को बड़ा कर रहे हैं। अब इस चीज को आगे बढ़ाकर मेरा ख्याल है कि इंडिया को इसको वेलकम करके, और पाकिस्तान का जो रीजन के अंदर किरदार रहा है और जो आगे आने वाला है, उसको एक्सेप्ट करके दोनों को आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया के पीस के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। मनन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बात यहाँ पर एक ड्राफ्ट की भी हो रही थी, आपने भी जरूर देखा होगा, जो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ है सोशल मीडिया पर, और कहाँ से आया वो भी ये तस्वीर साफ हो चुकी है। और इतना पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, डिप्लोमेसी इतनी हाई लेवल पे जा रही है, और इसी बीच अगर अमेरिका से यहाँ पर कोई इस चीज के अंदर नहीं पहुंचता है, तो कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? क्या राय आप रखना चाहेंगे अली अशरफ जी की बात पर? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जहां तक पाकिस्तान की बात है, उसको पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। जो कंट्री अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए आईएमएफ और वेस्ट बैंक और वर्ल्ड बैंक से इतनी हेल्प लेता है कि वहां तक की टैक्सेशन रिजीम जो है पाकिस्तान की, वो इन्होंने अमेरिका, ये बात भी है, वो उन्होंने अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से के हिसाब से, उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, उनके निर्देशों के हिसाब से चेंज की। और जहां तक प्रिपेयर्डनेस की बात है, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने, अगर मैं सही हूं, मेरी मेमोरी मुझे अगर सही सर्व करती है, तो 3-4 दिन का वर्किंग वीक वहां पर चालू कर दिया गया है। और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थे वो पाकिस्तान के पूरे नहीं हुए हैं। और जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है वो भारत का बहुत बड़ा है, 75 से 90 दिन तक चल सकता है, जैसा कि अमित शाह और जयशंकर साहब और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बता चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं इजराइल पे आऊंगा। जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, पर भारत की कूटनीति के कारण और उनका नेगोशिएशन जो अमेरिका से चला, उसके चलते इजराइल के संबंध बहुत इंप्रूव हुए। ठीक है मनन जी, सऊदी मैं आपको अरेबिया रोकना थे। चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया है, सीज फायर की शर्तों का पालन करे अमेरिका। लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, ईरान ने कहा। लेबनान में सीज फायर समझौते का हिस्सा लेबनान को बताया गया है ईरान के द्वारा। तो सीज फायर के शर्तों का पालन करने के लिए अमेरिका को कहा गया है। मनन जी, दोबारा आपका रुख करूंगी मैं, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो बात यह है कि पाकिस्तान खुद एक झंझावात में फंसा हुआ है। कभी तो ईरान के साथ उसकी स्कर्मिशेस हो जाती हैं, उनकी मिलिट्री की। कभी अभी अगर हम देखें तो तालिबान में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सर्वविदित है, ग्लोबल मीडिया पे है, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के मीडिया पर भी नहीं है, ये कोएलिशन ऑफ विलिंग के मीडिया पर भी है। और ये कहा जा रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान नेगोशिएट तो कर रहा है, पर क्या क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की नेगोशिएट करने की, जो अपने कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का इतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो क्या क्रेडिबिलिटी है कि अमेरिका जैसे बड़े एक्टर्स के साथ, जो जिनका लैप डॉग और पेट है पाकिस्तान, इन सब के साथ भी वो मिलके कितने आगे तक जाएगा। और भारत को तो ट्रम्प कह चुके हैं, पिछले ट्रम्प 1.0 के इतिहास में हम देखें तो हम ये पाएंगे कि ट्रम्प की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई थी,
उसमें उन्होंने साफ बात बोली थी। उन्होंने 17 बार भारत का पहली बार जिक्र हुआ अमेरिकन डॉक्यूमेंट में कि भारत को अपनी विदेश नीति को बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए और सिर्फ कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट तक लिमिट नहीं करना चाहिए। पर जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है उसको लेकर भारत को पूरे विश्व में प्रचार करना चाहिए और अपने कंट्रीब्यूशन देने चाहिए। एक बात तो ये। और जहां तक इजराइल की बात है, मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहा था। इजराइल चारों तरफ से एंटागोनिस्टिक राष्ट्रों से घिरा हुआ है और अगर हम इजराइल की और मोसाद की और आईडीएफ की मारक क्षमता को देखें तो हम पाएंगे कि विक्ट्री ऑफ एंटीबी हुई। ये एक बॉलीवुड चलचित्र ही नहीं है एंकर साहब, मैं एक मूवी का सहारा ले रहा हूं और लिटरेचर नॉवेल है विक्ट्री एट एंटीबी। करीब एक जहाज जो जा रहा था, जो प्लेन जो जा रहा था इजराइल से किसी यूरोपियन कंट्री की तरफ, उसको हाईजैक करके इथियोपिया में 1970s में पकड़ लिया गया और तुरंत डिसाइड किया गया इजरायली वॉर रूम में कि वहां पर कमांडो रेड होगी और डेल्टा फोर्स रेड हुई, मोसाद ने करवाई। और जहां तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व करती है, एक इजरायली की मौत हुई क्योंकि वो इजराइल के ज्यादातर लोग वहां पर उस प्लेन में थे और सारे लोगों को रेस्क्यू करके लाए। माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी मैं आपको, समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मनन द्विवेदी जी और अली अशरफ जी।